हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई है 2024 में। इसके क्रम में अगर देखा जाए तो ये कांस्टेबल की भर्ती है। और दोस्तों, इसमें आपके हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो आपके जो अब तक के पेपर्स हुए हैं, इनमें आपका आता है ये उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर, घुड़सवार और फायरमैन की जो परीक्षाएं 20 दिसंबर 2020 में और 19 दिसंबर 2020 में परीक्षाएं हुई हैं। उसके क्रम में और आगे अगर बढ़ते हैं तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी परीक्षाएं हुई हैं, उनका भी ये डेट वाइज सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो है प्रश्न पत्र समाहित किए गए हैं और ये घटना चक्र द्वारा प्रकाशित की गई है। बुक अपने आप में बहुत ही अच्छी है और इसके क्रम में अगर बात की जाए तो यहाँ से प्रश्न जो है काफ़ी देखने को मिलेंगे। ये 28/1/2019 को सेकंड पाली में हुआ है, 28/1 फर्स्ट पाली में। इसी प्रकार जो परीक्षाएं ये आपकी हुई हैं 26 तारीख में, 25, 19, 18 और ये 2018 में, 2013 में, 2009 में और 2006 में। ये केवल एक एक पाली की परीक्षाएं हुई हैं जिनके प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे इस पुस्तक में। तो इसका जो पहला आपका डेमो क्लास है उसको शुरू करते हैं। उसके बाद फिर बुक हमने ऑर्डर कर दिया है। बुक मिलते ही जो है तत्काल आपका ये सभी पेपर्स आपको करवा दिए जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इसके क्रम में अगर देखा जाए तो यहाँ दोस्तों ये आपका विषय सूची दिया गया है। यहाँ आपका पहला जो पेपर शुरू होता है ये उत्तर प्रदेश, ये आपका शुरू होता है उत्तर प्रदेश जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन परीक्षा 20 दिसंबर 2020 की है। द्वितीय पाली की परीक्षा है जो कि डेमो क्लास के अंतर्गत समाहित की गई है। इसमें पहला जो हमारा प्रश्न आता है ये सामान्य हिंदी से लिया गया है। अब अगर पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें से किसका, इस प्रश्न कहता है इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो वो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? पक्षी है, अंडाणु है, अंडज है या अंत्यज है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ये अंडज हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। इसे यहाँ बताया गया है जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक शब्द अंडज होगा, जबकि जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो तो उसे अंत्यज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो यह निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है पूछा गया है। तो ये आपका मोती हो जाएगा। अमृत का जो अनेकार्थक शब्द होगा वो मोती हो जाएगा। अगर दोस्तों इसके डिटेल्स की बात करें तो स्वर्ण है, जल है, पारा है, दूध है, अन्न, ये सभी जो है अमृत के अनेकार्थक शब्द हैं, जबकि मोती, अमृत और का जो है अनेकार्थक शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अमृतलाल डागर के उपन्यास यानी मानस का हंस, अमृतलाल नागर ने उपन्यास लिखा है जिसका नाम है मानस का हंस की कथा वस्तु है। तो ऑप्शन दिया गया है बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन है, या आशोन्मुख बुद्धकालीन भारत है, या लोरिक चंदा की लोक कथा है, या तुलसीदास का मानसिक विकास है। तो दोस्तों इसका अगर बात की जाए तो ये ऑप्शन आपका डी नंबर होगा, जिसमें मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा रचित हिंदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। और इस उपन्यास में रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक तुलसीदास जी ने तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। और इस उपन्यास में तुलसीदास जी को एक सहज मानव के रूप में भी चित्रित किया गया है। ये रचना हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। यह है गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों गंगा मैया के उपन्यास के लेखक हैं ये भैरव प्रसाद गुप्ता हैं। कौन है? भैरव प्रसाद गुप्ता हैं, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। और गंगा मैया उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्ता हैं। इस उपन्यास में भारतीय ग्रामीण जीवन संघर्ष को सहज, स्वाभाविक और वास्तविक रूप से चित्रित किया गया है। भैरव प्रसाद गुप्त हिंदी साहित्य के प्रगतिशील विचारधारा के कहानीकार और उपन्यासकार थे। इनका जन्म जो है 1918 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। अब बलिया की बात करते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो आपका पूर्वी जिला है, अगर मैप आप देखेंगे तो इस तरह का इसका जो है टेल टाइप अर्थात इसके पुश टाइप का जो कुछ भाग निकला हुआ दिखाई देगा। यहाँ ये आपका बलिया वाला भाग है, तो यहाँ इनका जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो सही शब्द चुनने के क्रम में अगर देखा जाए तो यह है आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की अवहेलना है खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है? मिट्टी खराब कर रखी है,
बालू खराब कर रखी है, सूरत खराब कर रखी है, या दिमाग खराब कर रखी है। तो इसका उत्तर दोस्तों जो हो जाएगा वो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, मिट्टी खराब कर रखी है। इसके डिटेल्स की अगर बात करें तो खाली स्थान के लिए जो शब्द चुना गया है वो आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। यहाँ मिट्टी खराब करना मुहावरे का अर्थ है दुर्दशा करना, अर्थात जो लोग हैं वो आजकल नौजवानों ने बुजुर्गों की जो है दुर्दशा कर रखी है, ये यहाँ भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो चैन की बंसी बजाना एक ये मुहावरा है। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो दोस्तों इसका सही अर्थ होगा सुख से रहना, अर्थात खुशी खुशी रहना, किसी प्रकार की कोई परेशानी न होना, तो वो व्यक्ति खुशी रहेगा और खुश रहेगा तो उसको कहते हैं चैन की बंसी बजाना, अर्थात सुख से रहना। इसके क्रम में अगर देखा जाए तो कुछ अर्थ और भी दिए गए हैं। तो एक तरफ मुहावरा दिया गया है, दूसरी तरफ अर्थ दिया गया है। चैन की बंसी बजाना का है सुख से रहना, और ईद का चाँद होना बहुत दिनों पर दिखना, और 9 2 11 होना भाग जाना। ये 3 मुहावरे दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। यह है लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। तो कौन है ये? रघुवीर सहाय हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की कविता संग्रह है, जिसे वर्ष 1984 में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, और वर्ष 1922 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को उसकी काव्य संग्रह तुमड़ी थी के शब्द के लिए दिया गया। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आता है वो आपका हो जाएगा, ये कुछ गद्यांश दिए गए हैं, इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। यह है हिंदी निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय के रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन साहित्य और आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है, और प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। उनमें व्यक्तिगत की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें दोस्तों व्यक्तित्व का जो गुण होता है सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंद्र से होता है। ये इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उनकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। अगर मोटे रूप में अगर बात की जाए तो स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं और सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंद्र युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। अब चलिए इसके आधार पर प्रश्नों के जो है उत्तर को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो निबंध क्या है इसका शीर्षक होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके गद्यांश में दिया गया है। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? तो दोस्तों ये निबंध का जो प्रारंभ हुआ है भारतेंद्र युग से हुआ है, ये पहले पढ़ा जा चुका है। हिंदी साहित्य की जो आधुनिक युग में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से, अर्थात वो युग भारतेंद्र युग कहलाया है, और निबंध लिखने की परंपरा जो है शुरू हुई है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निबंध के संदर्भ में असत्य कथन को बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन बी कहता है निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। और ऑप्शन अगर सी की बात करें तो ऑप्शन सी आपका कहता है कि निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। डी ऑप्शन कहता है वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण नहीं होता है। तो यही वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण नहीं होता है, और असत्य कथन है, क्योंकि असत्य कथन बताना है, और क्योंकि वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है, शेष कथन सत्य हैं। तो इसमें ये बी और सी ये तो सत्य हैं,
ये तो सत्य है, लेकिन डी वाला ऑप्शन आपका असत्य है और असत्य वाला ही बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें तो आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? तो उसका केंद्रीय भाव होता है स्वाधीनता। गद्य और उनकी विधाएं जो है आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के प्रति अधिक जो है अनुकूल हैं, और मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव होता है। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतेंद्र और उनके गुण के संदर्भ में सत्य कथन को बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से कथन सत्य हैं देखते हैं। तो ये अगर बात की जाए सत्य कथन की तो इसमें है गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंद्र से होता है। बी ऑप्शन कहता है हिंदी साहित्य के भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। इसमें सत्य कथन बताना है। सी कहता है भारतेंद्र युग का निबंध प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है। और डी कहता है भारतेंद्र युग जो है, भारतेंद्र युग का साहित्य सिर्फ इतिहास का बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कहता है कि हिंदी साहित्य में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से ही निबंध लिखने की परंपरा का जो है परंपरा की शुरुआत होती है, अर्थात आरंभ होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो वो शब्द हो जाएगा तत्कालीन। कौन सा शब्द हो जाएगा? तत्कालीन शब्द हो जाएगा। उसी समय का अर्थात व्यक्त करने के लिए जो एक शब्द होता है तत्कालीन होता है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। जीतने की इच्छा है तो जिज्ञासा इसको कहा जाता है। जानने की जब इच्छा होती है तो उसको जिज्ञासा कहते हैं इसको बड़ी जिज्ञासा है ये चीज़ जानने की। और जो दमन योग्य होता है उसको दमनीय कहा जाता है। तो ये आपके अन्य जो हैं ये वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं। पहला दिया गया है जीतने की इच्छा तो जिज्ञासा होगा, जानने की इच्छा जिज्ञासा होगा, और जो दमन योग्य हो वो दमनीय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर कहता है कि कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कृदंत। कृदंत इसको कहा जाता है। और जो प्रत्यय होता है उस प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहा जाता है जो शब्द रचना के निर्मित शब्द के पीछे लगाया जाता है। जैसे बूढ़ा में पा प्रत्यय लगाकर बुढ़ापा बन जाता है। और कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। जैसे जात में अक प्रत्यय लगाकर जातक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 15 नंबर। 15 नंबर की अगर बात करें तो ये श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर तल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा हुए हो गए उठ खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें रस बताना है। तो दोस्तों इसमें रौद्र रस है। और श्री कृष्ण के सुन वचन यहाँ डट डट कर दिया गया है क्योंकि ये जो है पंक्ति बड़ी है। उठ खड़े पंक्ति में रौद्र रस है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के कारण जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ रौद्र रस होता है, और इसका अस्थायी भाव होता है क्रोध। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उनके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? तो दोस्तों ये जो चिन्ह है ये सुमेलित नहीं करता है, अर्थात ये भी होगा आपका, ये भी होगा, ये भी होगा, और डबल वाला होगा, और लेकिन ये योजक चिन्ह इस तरह जीरो वाला नहीं होगा। तो सी वाला ऑप्शन आप क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फिर अब ऐसे उदाहरण के लिए समझाया गया है। पूर्ण विराम भी होता है, अल्प विराम होता है, उद्धरण चिन्ह होता है जो ये डबल वाला होता है। विराम भेद और उनके चिन्ह में सम्मिलित है, परंतु योजक चिन्ह जीरो का चिन्ह सही नहीं है। योजक चिन्ह का होता है जो डैश होता है इस तरह। और योजक चिन्ह के कुछ उदाहरण है जैसे आगा पीछा, आगा के बाद ये डैश लगा दिया गया, धर्म अधर्म, और माता पिता, पाप पुण्य, पानी वानी। जैसे एक शब्द लिखा जाएगा उसका विलोम तो यहाँ डैश लगा दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार के योजक चिन्ह मिलेंगे लेकिन जीरो नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। इसमें जो वाक्य दिया गया है जिसने गुलाबी कमीज पहनी है या भरना है का नाम श्याम है। तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, तो उसका यहाँ भर दिया जाएगा, अर्थात यहाँ उसका लिख दिया जाएगा। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, ये स्थान यहाँ भरा जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर। ये कहता है चाबुक। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं तो कौन है? ये है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला, क्षमा करना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, निराला। और नेक्स्ट इनका जो इस क्वेश्चन का डिटेल्स है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और ये हिंदी कविता के छायावादी के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उनका जन्म जो हुआ था वो 1896 में मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। और ये अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बिल्लेश्वर और बकरिया, चतुरी चमार, राम की शक्ति पूजा, ये कविता संग्रह है कि आदि की जो है प्रमुख रचनाएं इन्होंने की है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर। 19 नंबर कहता है कि भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं। और दिवस, दिवा, वार, वासन, ये जो हैं ये गोधूल, साय, सांझ, संध्या, ये क्रमशः दिन और शाम के पर्यायवाची शब्द हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर कहता है तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने का कारण कारक में कौन सी विभक्ति मिलती है? तो वो द्वारा मिलती है, के द्वारा। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को समास कहा जाता है और तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने का कारण कारक की विभक्ति मिलती है। कारण कारक की विभक्ति के और के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द सही जोड़ी नहीं है? तो ये जोड़ी नहीं है बताना है, तो ये हो जाएगा जो डी ऑप्शन आपका। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको कहा जाता है विश्वसनीय। अन्य ऑप्शन है जो बहुत बोलता हो वाचाल है, और इसमें बताना है कि नहीं है बताना है। तो जो बहुत बोलता हो वाचाल है, जो कुछ नहीं जानता है वो अज्ञ होता है, जो मापा ना जा सके अपरिमेय होता है। तो ये तो सब सही है, लेकिन जो अनुकरण करने योग्य हो उसको विश्वसनीय कहा जाता है। तो जो अनुकरण करने योग्य होता है उसको अनुकरणीय कहा जाता है। तो ये अनुकरणीय होना चाहिए यहाँ, तो सही हो जाता है, लेकिन ये विश्वसनीय है इसलिए गलत है और गलत हमको बताना है। इसके अन्य भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो जो अनुकरण करने योग्य होता है अनुकरणीय होता है, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो कुछ नहीं जानता आज्ञ, और जो बहुत बोलता है वो अचाल है, जिसका विश्वास किया जा सकता है विश्वसनीय होता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। 22 की अगर बात करें तो ये लिया गया है जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसका जो हो जाएगा अभेद। जो भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अभेद। और जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत हो उसे लौह पुरुष कहा जाता है, और जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं, और जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी थे। 23 नंबर देख लेते हैं। तो यह है ब्याल, उरंग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो दोस्तों ये सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। ब्याल है, उरंग है, पन्नग है, नाग, विषधर, भुजंग, अहि, फणीस, ये सभी सांप के पर्यायवाची हैं। और अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे हाथी का होता है गज होता है, मतंग, गजेंद्र और मदकल। उसके क्रम में अगर देखा जाए तो भौरा का भी होता है। भौरा का होता है भ्रमर, भौरा, मधुप, मधुकर, सिले, मुख और आली, ये जो है भौरा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा जो है वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। भाववाच्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पढ़ा नहीं जाता और वाक्य में ये प्रयोग हुआ है जिस वाक्य में वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो और ना ही कर्म हो बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। और क्रिया के जिस परिवर्तन से ये ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। और दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन से वाच्य होते हैं? कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी से सम्मानित नहीं है? पूछा गया है। तो ये मन्नू भंडारी हैं जो सम्मानित नहीं है। चलिए फिर इसके डिटेल्स की चर्चा कर लेते हैं। तो साहित्य अकादमी जो प्रतिवर्ष मान्यता प्राप्त भारत की जो 24 प्रमुख भाषाएं हैं उनमें से प्रत्येक में से प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान की जाती है। भगवती चरण वर्मा है 1961 में भूले बिसरे चित्र अर्थात उपन्यास हैं
और जयनंद कुमार को 1966 में मुक्ति बोध जो कि उपन्यास है, और अमृतलाल नागर को 1967 में अमृत और विश्व उपन्यास है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जबकि मन्नू भंडारी को ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। अब पूछा इसमें गया है कि इसको सम्मानित नहीं किया गया है, तो मन्नू भंडारी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों के सही जोड़े नहीं है। ये निगेटिव में पूछा गया है। तो ये है अंक और चिन्ह भाग, कोट किला एक प्रकार का वस्त्र है, बलि उपहार कर, और सर श्रद्धेय तालाब। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सही जोड़ा नहीं है, तो आपका डी वाला सही उत्तर हो जाएगा, सर श्रद्धेय और तालाब। सर है श्रद्धेय शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। सर का जो अनेकार्थी शब्द होता है, शब्द तालाब सिर पराजित होगा, जबकि अंक चिन्ह का, भाग्य का, कोट किला एवं अन्य प्रकार का एक वस्त्र का है, और बलि उपहार एवं कर शब्द के अनेकार्थक जो है शब्द हैं। चलिए 27 नंबर देखते हैं। यह है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य की पहचान करनी है कि कौन सा इन चारों विकल्पों में से असत्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा सभी विसर्ग जो है, सभी विसर्ग सघोष हैं। तो दोस्तों जिन व्यंजन एवं वर्णों के उच्चारण के समय में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वे अघोष कहलाती हैं। और वर्ग के पहले और दूसरे जो व्यंजन है सा और सा तथा विसर्ग अघोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर है। 28 नंबर की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका जो सही वाक्य हो जाएगा वो कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेकों होता नहीं है, यहाँ भी अनेकों है, और श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ये नहीं। तो ये बी वाला आपका सही हो जाएगा। बी वाला कहता है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 नंबर कहता है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु कहलाता है, और हिंदी व्याकरण में ये क्रिया का मूल धातु है। जैसे मूल धातु पढ़ से पढ़ना, खेल से खेलना, और ये जो प्रकार के शब्द हैं व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती हैं। एक मूल धातु होता है, दूसरा यौगिक धातु होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। यह है निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। तो नासिक व्यंजन आपका ना है, अर्थात ये ना लिखा है, हलंत लगा हुआ है, तो नासिक व्यंजन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये दिया गया है, अनुस्वार और अनुनासिक दो नासिक ध्वनियाँ हैं, जिनमें अनुस्वार ना तो व्यंजन है और ना ही स्वर है, जबकि अनुनासिक या पंचमाक्षर ड़ा या ड़ा ना मा ये एक व्यंजन है, अतः ना दिए गए विकल्प में से नासिक व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है। तो वो दो पंक्तियों के बीच रचना से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है 32 नंबर। 32 नंबर कहता है कि सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये सन 1996 में प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1996 में किया गया था। और इनका उपन्यास भी है मुझे चांद चाहिए के लिए भी प्रदान किया गया है। द्रौपदी शकुंतला की अंगूठी, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, जो इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। चलिए नेक्स्ट है 33 नंबर। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। तो ये सी वाला हो जाएगा, वो धूम जो है धीरे स्वर में बोला, वो धीमे स्वर में बोला, ये इसका सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर। यह है मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। तो दोस्तों विभक्ति की अगर बात करें तो मोक्ष प्राप्त शब्द का जो समास विग्रह करने पर विभक्ति जो मिलती है वो मोक्ष प्राप्त का विग्रह मोक्ष को प्राप्त होगा। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और इसमें प्रथम पद गौड़ है और अंतिम पद प्रमुख होता है। सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है, जैसे कि गगनचुंबी है। अन्य उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो गगनचुंबी है, और शोकग्रस्त है, नेत्रहीन है, और मालगोदाम, ये शब्द दिए गए हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर। ये कहता है कि सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ये असमंजस में पड़ जाना, ये सांप छछूंदर की गति होना हो जाएगा। और नेक्स्ट कुछ और दिए गए हैं। तो ये हाथ पांव फूलना का दिया है, डर जाना हो या घबरा जाना।
नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। यहाँ भी निगेटिव पूछा गया, नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है। ये अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। श्लेष एक शब्द या दो से अधिक अर्थ निकलते हों, उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। और डी ऑप्शन है जहाँ संदेह उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, तो आपका डी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 है भाव विलास और रस विलास की कृति के लेखक हैं, तो कौन है। ये दोस्तों देव हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रीतकालीन जो रीतबद्ध काव्यधारा के महान कवि का नाम देव है। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ है। और भाव विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, भवानी विलास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और काव्य कौशल की दृष्टि से इन्हें बिहारी के समक्ष माना जाता है। बिहारी के समकक्ष इनको माना जाता है। अब दोस्तों ये थे अभी तक के जो क्वेश्चन 37 नंबर, ये हिंदी के थे। अब सामान्य ज्ञान आता है। सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो इसमें 38 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प की बात करें तो बी विकल्प आपका दोस्तों सही है। देश की सरकार से एक उद्यम या एक जो है उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये आपको समझाया गया है सब्सिडी के बारे में। तो सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को सब्सिडी कहा जाता है। और सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, व्यवसाय या संस्था को दिए जाने वाले आर्थिक सहायता को सब्सिडी कहते हैं। आमतौर पर सब्सिडी नकद भुगतान या कटौती के रूप में दी जाती है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो उत्पादन के क्षेत्र में, उत्पादन के किसी भी क्षेत्र में सरकारों द्वारा दी जाने वाली जो सब्सिडी बाजार में हस्तक्षेप माना जाता है, जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विरुद्ध होता है। और कृषि के क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी को 3 भागों में बांटा जाता है। कृषि वाली सब्सिडी है, इसमें 3 भागों में कौन कौन से बांटे जाते हैं। ये कृषि सब्सिडी है और ये ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अंबर बॉक्स में बांटी जाती है। अब ग्रीन बॉक्स की अगर बात करें तो दोस्तों ये पर्यावरण संरक्षण, अनुसंधान, कीट प्रबंधन, पशु संरक्षण, बीमारी नियंत्रण आदि में होता है। सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किसानों को दी जाती है। नेक्स्ट आपका जो है ये है आपका ब्लू बॉक्स। इसमें क्या होता है, तो इसमें उत्पादन को सब्सिडी से जोड़ा जाता है और कोटा प्रणाली द्वारा उत्पादन सीमित किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है अंबर बॉक्स। अंबर बॉक्स क्या होता है, तो ये अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य में दी जाती है। और इसमें विकासशील और विकसित देशों के निर्यातकों के मध्य जो है प्रतिस्पर्धा ये जो है बनाई जाती है, बढ़ाई जाती है, इनको बढ़ावा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर कहता है कि भारत के संविधान की अनुसूचियों की जो कुल संख्या है कितनी है। तो कुल अनुसूचियाँ जो हैं वो 12 हैं। कितनी हैं, 12 हैं। 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यों का संघ भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और जिसमें शासन की संसदीय प्रणाली है, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार जो है प्रशासित होता है। और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है 12 मूल रूप से हैं और 8 हैं, अर्थात मूल रूप में 8 हैं, कुल 12 हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन 12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स जिसका पूरा नाम है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है। तो ये अनुच्छेद 246 ये डाला गया है। 246 ए अनुसंधान को अनुच्छेद को डाला गया है। संविधान का संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा हुआ है और भारत में वस्तु और सेवा कर, गुड्स सर्विस टैक्स जिसको जीएसटी शॉर्ट नेम में कहते हैं, को लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगर दोस्तों बात करें तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा ये नया अनुच्छेद 246 ये में डाला गया है और इसमें जीएसटी के बारे में विशेष उपबंध हैं। और भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ये डेट याद रखना है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर कहता है सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। तो सिंगापुर की जो मुद्रा है वो सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है
और दोस्तों सिंगापुर उत्तरी अक्षांश पर एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी सिंगापुर है। दूसरे क्रम में अगर बात करें तो सिंगापुर की मुद्रा को सिंगापुर डॉलर कहा जाता है और इसके पश्चिम में मलक्का जल संधि स्थित है जो एशिया महाद्वीप के मलेशिया देश और इंडोनेशिया देश के सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। साथ ही भारत के अंडमान सागर को भी इंडोनेशिया के जावा सागर से जोड़ती है। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 नंबर। पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है वो कितना होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जो दोस्तों अगर बात करें तो सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु अगर जल की बात करें तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करने पर आयतन में घटता है और इसका जो घनत्व होता है बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में आयतन बढ़ना आरंभ हो जाता है और किसी पदार्थ के घनत्व और आयतन में विपरीत संबंध होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है जिसे भारत के मानक के मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो वो दोस्तों इलाहाबाद से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यह 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो स्वतंत्रता के बाद कुल 2 नोटबंदियां हुई हैं। और दोस्तों अगर बात करें तो जब सरकार पुरानी मुद्रा को ये अभी ग्राह्य कर देती है और कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तो इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। सरकारें विमुद्रीकरण, काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा करती हैं। और भारत में प्रथम बार नोटबंदी वर्ष 1946 में 500 और 1000 और 10,000 के नोटों को बंद करके की गई। अब ये दोस्तों विमुद्रीकरण स्वतंत्रता के पूर्व की है और भारत में स्वतंत्रता के बाद 2 बार विमुद्रीकरण किया गया है। एक जब किया गया है तो प्रथम जो किया गया है वो जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार के द्वारा तथा द्वितीय बार 8 नवंबर 2016 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1000 और 500 के नोट को बंद करके की गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर। उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में अर्थात राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? तो कौन सा विभाग है? तो वो दोस्तों आपका है राज्य उत्पाद शुल्क से जो है इनकी आय राजस्व प्राप्ति करने की उम्मीद है, राजस्व उत्पाद शुल्क। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46 नंबर। 46 की अगर बात करते हैं तो 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है और कुल 24 तीर्थकरों में से पहले कौन थे? तो ऑप्शन दिया है महावीर, पार्श्वनाथ और सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो सी ऑप्शन आपका दिया गया है वो ऋषभनाथ और चौथा दिया गया है डी ऑप्शन अभिनंदना। अब दोस्तों अगर बात करें तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऋषभनाथ हो जाएगा। कुल दोस्तों 24 तीर्थकर हुए हैं। 24 में जो आपके पहले थे ये ऋषभनाथ थे और जो 24वें हैं ये महावीर हैं। महावीर वर्धमान इनका नाम है। तो जैन शब्द की जो उत्पत्ति है वो जिन शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है विजेता। उनका ये मानना है कि उनके धर्म में उन लोगों का समावेश है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित या उस पर विजय पाने में सफल रहे हैं। और जैन धर्म में महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर अर्थात ये ज्ञानी पुरुष हुए हैं तो जिनमें से पहले ऋषभदेव थे ये बताया जा चुका है। 24वें जो थे वो महावीर थे, महावीर वर्धमान इनका नाम था वो थे। नेक्स्ट है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? तो दोस्तों वो था आपका केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों वर्ष 2009 में सरकार ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के तत्वाधान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी की भोपाल में स्थापना को मंजूरी प्रदान की है और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में सहायक पुलिस आयुक्त या उप पुलिस जो हैं अधीक्षक ये डिप्टी एसपी का प्रशिक्षण प्रदान करना जो है
नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्षमा करना, नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीकों से किसी विशिष्ट जगह को भी और रिव्यू करने में मदद करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गूगल अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गूगल जो अर्थ है, गूगल अर्थ एक ऐसी वेबसाइट है जो 3 आयामी यानी 3D तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है, जिसे प्रारंभ में अर्थ व्यूअर नाम दिया गया और इसे की होल नामक गूगल द्वारा अधिकृत कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एम्पियर का एसआई इकाई है। तो दोस्तों एम्पियर की जो इकाई है वो विद्युत प्रवाह है। विद्युत प्रवाह सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा जो है एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है, और अगर दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए तो विद्युत आवेश के जो है प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। साथ ही जो उसके परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर। 50 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो विटामिन B6 का जो दूसरा नाम है वो पायरोडक्सिन है। चलिए, सूक्ष्म जो मांत्रिक खनिजों की भांति हैं, विटामिन की भी बहुत सूक्ष्म मात्रा जंतु शरीर के सामान्य उपापचय के लिए आवश्यक होती हैं और ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन अन्य ईंधन पदार्थों का संश्लेषण और सही उपयोग का जो नियंत्रण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन शब्द का जो उपयोग हुआ सर्वप्रथम 1912 में फंक ने किया था, और समस्त विटामिन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी में? तो ये आपका विटामिन है, विटामिन को 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। अब दोस्तों अगर बात करें तो वसा वाले को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें है विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B12 जो है ये साइनोकोबालामिन है, और विटामिन आपका जो B5 है ये पेंटाथीनिक है, और ये नेक्स्ट है रेटिनॉल। विटामिन ये जो है आपका रेटिनॉल है। B2 आपका राइबोफ्लेक्सिन है, C एस्कॉर्बिक अम्ल है, और B3 जो है आपका ये नियासिन है, और कैल्सीफेरॉल है। डी ऑप्शन, डी इसको डी से डिनोट करते हैं। B6 आपका पायरिडॉक्सिन है, और B7 जो है बायोटिन है, और B9 आपका फोलिक एसिड है, और ई विटामिन जो है ट्रोकोफेरॉल है, और विटामिन की जो है फिलोक्विनोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक नोट दिया गया है, बेरी का जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, और ये जो है आहार में पालिश किए गए चावल के बहुतायत उपयोग से होता है। अगर मान लिया चावल है और चावल में अधिक दबा के पालिश लगा दिया गया तो ये थायमिन वायमिन विटामिन भग जाता है, निकल जाता है, और ये शुद्ध चावल बचता है। तो इसीलिए इसकी जो पालिश दबा के की जाएगी तो ये विटामिन जो है नष्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। और भोपाल की अगर बात करें तो दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश की राजधानी है। क्या है? भोपाल आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी है, और ये केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी भोपाल में स्थित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर। 52 की बात करें तो ये आपका इरिडियन परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा, लुइस अल्वारेज ने जीती है। और अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की तो ये विजेता हैं, और दोस्तों इनके द्वारा निर्देशित एक टीम ने एक चिकनी मिट्टी की परत, जिसको क्ले लेयर कहा जाता है, की खोज की, और ये इरिडियन जो कि सांद्रता से भरपूर थी। इरिडियन की रासायनिक तत्व हैं जिनका प्रतीक IR है, और परमाणु क्रमांक इसका 77 है। ये अगर बात करें इरिडियन के क्रम में तो एक्सरे जो है आपका, ये आपका क्रिस्टेलोग्राफी प्रयोगों में एक ये जो इरिडियन है द्वितीय सबसे सघन धातु की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर है। 53 की अगर बात करें तो मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जिन्हें राज्य की GDP में न्यूनतम योगदान दिया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा श्रावस्ती। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा श्रावस्ती। और प्रश्न ये विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 2021-22 जो अंतिम अनुमान है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
ये जारी आंकड़ों के अनुसार भी स्थिर और प्रचलित कीमतों पर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है। इसके बाद क्रमशः अगर बात करें तो श्रावस्ती संत कबीर नगर का स्थान है और सर्वाधिक योगदान के संदर्भ में शीर्ष जिला जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। इसके बाद लखनऊ है, उसके बाद आगरा स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर। 54 कहता है उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये दोस्तों वो देश हो जाएगा मालदीव। भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है आपका 55। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक हो जाएगी द थ्री मस्कीटियर्स। द थ्री मस्कीटियर्स ये बुक का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF दिवस में मनाया है? क्वेश्चन एक बार पुनः पढ़ देते हैं। ये प्रश्न संख्या 56 है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 27 जुलाई को मनाया जाता है। और आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी जिसका नाम है CRPF भारत का संघ प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है और इसे 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था। दोस्तों आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद में एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिया गया था और भारत के हॉट स्प्रिंग यानी लद्दाख पर पहली बार 21 अक्टूबर 1959 को चीनी हमले को CRPF ने नाकाम किया। CRPF एक छोटे से गश्ती दल का चीन द्वारा घात लगाकर हमला किया गया और इसमें इस बल के 10 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत की याद में देश भर में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये पेपर आपका पुलिस यानी कि आपका ये उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है और पुलिस से संबंधित सवाल ना है ये हो नहीं सकता। तो ऐसे प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे ये जरूर 2 बार 3 बार जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं HL दत्तू। HL दत्तू इनका नाम है। तो ये दोस्तों मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल जो था वो था 29 फरवरी 2016 से 2 दिसंबर 2020 तक का। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। और दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा जी थे और इस आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है आपका 58 नंबर। 58 नंबर कहता है कि भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण है और रण ये जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का थार है रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण जो है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात आपका वही एरिया होता है जो भारत के मैप में इस तरह देखते हैं तो ये गुजरात का एरिया होता है। अब दोस्तों अरावली श्रेणी में नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद लूनी नदी जो है कच्छ के रण में दलदल में विलुप्त हो जाती है। आपको इस तरह का मैप में देखने को मिलेगा, इस तरह पोर्शन मिलेगा। तो ये आपका कच्छ का रण है, यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है और आकर के ये पूरे दलदल में समाप्त हो जाती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट है वर्ष 2008 में कच्छ के रण को भारत के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 59 नंबर। यह है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था जिसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य ये था कि भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव के लिए भेजा गया था। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्य की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग का गठन किया
और ये प्राय जो है साइमन आयोग इसको कहा जाता है, ये नियुक्त किया गया। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है। तो प्रथम कंप्यूटर वायरस जो है वो क्रीपर है। कौन सा है? क्रीपर है। और कंप्यूटर वायरस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको कंप्यूटर की कार्यविधि या डाटा को हानि पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। ये बॉब थॉमस ने वर्ष 1971 में पहले कंप्यूटर वायरस क्रीपर को बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है, ये है 62। 62 की अगर बात करें तो किसने बिल मिल्टन को प्रथम विश्व युद्ध यानी सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। तो आपका हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 75वीं वर्षगांठ पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनके द्वारा अमेरिका के उत्तरी ये कैरोलिना प्रांत के दक्षिणी भाग में स्थित आपका है, ये है बिल मिल्टन शहर को प्रथम विश्व युद्ध यानी सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलिंजर पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मूल रूप से अगर बात करें तो ये हंगरी के रहने वाले समाचार पत्र प्रकाशक हैं जोसेफ पुलिंजर के नाम से पुलिंजर पुरस्कार खासकर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2022 का ये पुरस्कार लोक सेवा हेतु द वाशिंगटन पोस्ट को ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए, स्टाफ ऑफ द मियामी हेराल्ड को नेशनल रिपोर्टिंग हेतु, ये स्टॉक ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। और इसके अलावा पत्रकारिता के संबंधित अन्य क्षेत्र भी हैं पुरस्कार जो दिए जाते हैं। पहली बार दोस्तों ये पुरस्कार 1917 में दिया गया जो आज अमेरिका द्वारा दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। और वर्ष 1937 में पहले भारतीय के तौर पर गोविंद बिहारी लाल को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है 64। निम्नलिखित में से कौन जो है यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 है। इसका सही जवाब होगा प्रदेश में आर्थिक समानता लाने के लिए भूमि सुधार के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 जो है अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। 65 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं वो 320 के अनुसार संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रम से संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति संबंधित सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। 66 नंबर कहता है आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें तो ये आंतरिक सुरक्षा जो विभाग है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और ये प्रभाग जो है यानी विभाग विभिन्न गुटों उग्रवादी संगठनों के राष्ट्र विरोधी और विध्वंसात्मक जो गतिविधियां हैं, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था, आतंकवाद संबंधी नीति और सांसारिक जो सामरिक मुद्दे हैं, सुरक्षा मंजूरियां हैं, ISI की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सभी मुद्दों पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ये है क्वेश्चन नंबर 67। 67 कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है। तो ये दोस्तों हैं जयदीप गोविंद। जयदीप गोविंद जो हैं ये 15वें महासचिव हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो 68 आता है। ये है निम्नलिखित में से निम्नलिखित विकल्पों में वो एकमात्र देश का कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित ये प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी PTA है। तो वो दोस्तों अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान उत्तर इसका सही हो जाएगा। और भारत और अफगानिस्तान ने मार्च 2003 में ये अधिमान्य व्यापार समझौता यानी PTA पर हस्ताक्षर किया था। और इस समझौते का जो उद्देश्य था वो दोनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ
साझा बाजार को विकसित करना था। चलिए नेक्स्ट है 69 नंबर। 69 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो ये आपका द ओरायन है। द ओरायन इसका उत्तर हो जाएगा। और तिलक को लोग प्राय लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह भी कहते हैं। वह दक्कन के एजुकेशनल सोसाइटी और ये फर्ग्यूसन कॉलेज की पूना की स्थापना से संबंधित थे और उन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए यानी प्रसार के लिए दो समाचार पत्र जो अंग्रेजी में हैं द महाराष्ट्र और मराठी में केसरी जो है आरंभ किए। और तिलक वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वराज की मांग की और अनेक शब्दों में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने द ओरिओन, गीता रहस्य, द आर्किटिक होम, द आर्किटिक होम ऑफ द वेदाज आदि पुस्तकों को भी लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर कहता है कि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो दोस्तों मालदीव, उत्तर इसका सही हो जाएगा। मालदीव जो है 8 जून 2019 को भारत और मालदीव के मध्य जो हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और ये समझौता भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर। 71 नंबर कहता है योग का वर्णन। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो ये ऋग्वेद में किया गया है। योगों का जो वर्णन किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। योग का प्रथम वर्णन ऋग्वेद में ही मिलता है। योग विचारधारा का शाब्दिक अर्थ दो मुख्य सत्ताओं का योग है। उनका मानना है कि मानव यौगिक तकनीकों को शारीरिक प्रयोग और ध्यान का प्रयोग करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है और ये भी कहा जाता है कि इस तकनीकी के प्रयोग से पुरुष प्रकृति से पृथक हो जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है, अर्थात मुक्ति जो है प्राप्त होता है। और योग और विचारधारा के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है। नेक्स्ट आपका 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो सूची दिया गया है फर्स्ट और सेकंड, इनको मिलाना है। कुछ ऐतिहासिक हस्तियों के नाम हैं, उनको मेल करने हैं, उनके निर्माण किसने करवाया ये भी दिया गया है। अब ऐतिहासिक हस्तियां हैं जो लाल किला है तो यहाँ सुल्तान हैदर अली दिया है। चार मीनार है तो राजा धीराज शाहजहाँ है। और ये आपका लाल बाग है जो कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। तो इसका जो मिलान होगा वो दोस्तों आपका मिलान हो जाएगा, ये आपका ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा ये लाल किला हो जाएगा आपका दूसरे पे राजा धीराज शाहजहाँ। और बी का जो हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, ये चार मीनार जो हो जाएगा ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह और लाल बाग सुल्तान हैदर अली। तो एक का 2, बी का 3 और ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किला। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दिया है, लाल किला के निर्माण 5वें मुगल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया और बाहरी दीवार के लाल बलुआ पत्थर से इसको निर्मित होने के कारण इसका नाम जो है लाल किला रखा गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये इसके डिटेल्स दिए गए हैं। चार मीनार के निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 में कराया गया। ये कुतुब शाही वंश का 5वां शासक था और इसने अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद में स्थानांतरित की थी। लाल बाग के निर्माण की अगर बात करें तो आधारशिला जो है सुल्तान हैदर अली ने मैसूर में अर्थात वर्तमान जो कर्नाटक में है 1760 ईस्वी में रखी थी, जिसको उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने पूरा कराया। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की और संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल 6 निकाय और समितियां हैं। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। इनकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय की गई थी। और प्रमुख कौन कौन से हैं जो उनके अंग हैं? इसमें महासभा है दोस्तों, महासभा आपका न्याय परिषद है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो यूएन सचिवालय। चलिए अब 74 नंबर देखते हैं। 74 की अगर बात करें तो भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो वो सीमा जो है ये काला पानी है, काला पानी है दोस्तों। और ये भारत और नेपाल के मध्य जो काला पानी क्षेत्र है ये भारत के उत्तराखंड राज्य के हिस्से में है। उस समय फिर विवाद का मुद्दा बना
जब भारत सरकार ने 2 जनवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जारी किए गए भारत के नए राजनीतिक नक्शे में सीमाओं का सही चित्रण दर्शाया था। नेपाल का कहना है कि उनके क्षेत्र में होने के बावजूद काला पानी, लिपू लेक और ये लिम्पिया धुरा क्षेत्रों को भारत ने नक्शे में अपना हिस्सा दिखाया है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? तो वो कौन सा है? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगले पॉइंट की अगर बात करें तो इसका डिटेल दिया गया है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिला सशक्तिकरण की जो दिशा में चलाई जाने वाली योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, महिला ई हार्ट है और स्वाधार गृह योजनाएं हैं, जबकि आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है। अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों संख्यात्मक योग्यता से हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो 76 नंबर से शुरू किया गया है। ये कहता है यदि समान आयतन के 2 लंब वृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का जो अनुपात है वो 3:1 है, तो उनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा? यहाँ देखते हैं तो ये लंब वृत्तीय जो सिलेंडर है इनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 मान लेते हैं और इनकी जो ऊंचाई होती है H1 और H2 माना जाता है। अब R1 बराबर 3x होगा और R2 बराबर x होगा, अर्थात B1 जो इनके आयतन है B1 बराबर B2, दोनों आयतन समान हैं। अब इनके आयतन की अगर बात करते हैं तो फार्मूला लगता है आपका। फार्मूले की अगर बात करें तो ये पाई R1 स्क्वायर H1 और पाई R स्क्वायर 2 ये है पाई R2 स्क्वायर H2 है। दोनों आयतन बराबर हैं, दोनों आयतन बराबर में लिखे गए हैं। इनका मान रख लेते हैं तो H1 बटा H2 बराबर निकाल लेते हैं। इधर से H1 आ गया, इधर H2 आ गया। इधर जब ये आएगा तो दोस्तों ये R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर इसका मान रखते हैं x बटा 3x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और x कट जाएगा तो 1 बटा 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अर्थात H1 और H2 का जो अनुपात होगा 1/9 का मतलब 1:9 अनुपात में हो जाएगा। तो 1:9 इसका जो है सही उत्तर कहाँ होगा? ऑप्शन सी में मिल रहा है, 1:9। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है। ये कहता है यह है के किस मान के लिए समीकरण प्रणाली के x माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 एक अद्वितीय समाधान है। तो इसको हल करने के लिए 2 समीकरण का निर्माण करते हैं। एक समीकरण तो आपका बनेगा के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा बनेगा 6x माइनस 2y बराबर 3। 2 समीकरण है और समीकरण को जो है ये a1x और प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 की तुलना करते हैं। तो a1 बराबर ये हो मान लेते हैं, a2 बराबर 6, b1 बराबर -1, b2 बराबर -2, c1 बराबर 2 और c2 बराबर 3। अब समीकरण का अद्वितीय हल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें तो a1 बटा a2 जो है ये b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार जो है k बटा 6 जो है ये -1 बटा -2 के बराबर नहीं है। तो अब के का मान अगर निकालेंगे तो ये 6/2 के बराबर नहीं है। तो के बराबर 2 का 2 2 तिहाई 6, तो के जो मान है वो 3 के बराबर नहीं है। के का मान 3 बराबर नहीं है, तो के का मान 3 बराबर नहीं है। ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें 78 नंबर दिया गया है। ये कहता है कि यदि एक संख्या कि 6/7 एक तिहाई 28वें के बराबर है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? तो दोस्तों इस क्रम में अगर बात करें तो वो मान लेते हैं कि वो संख्या आपका x है। अब x को मान करके हल कर देते हैं। तो x गुणे 6/7 गुणे 1/3। सवाल को देखते चलते हैं। तो ये कहता है यदि संख्या के जो है 6/7, तो 6/7 लिखा गया है। उसके बाद 1/3, तो 1/3 उसका 1/3 हो जाएगा। तो x का जो मान है वो 6/7 गुणे 1/3 हो जाएगा, बराबर 28 के दिया गया है, सवाल में दिया गया है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो अगर x का बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28 गुणे 3 गुणे हो जाएगा 7 बटा हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा, 6 का 6 और 6 सत्ते 28, 6 सत्ते 28 हो जाएगा। तो 7 सत्ता 49 हो जाएगा, 49 गुणे 3 हो जाएगा, 3 9 27 गलत हो रहा है। तो दोस्तों ये सवाल आपका दिया गया है।
तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये आपका दिया गया वो संख्या x मान लेते हैं। अब है x गुणे 6/7, तो गुणे 1/3 लिखा है 1/3, तो ये मान जो आता है वो 28 के आता है। अब इसको x बराबर अगर मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28 गुणे 7 गुणे 3 हो जाएगा बटा 6 हो जाएगा। 3 एक नम 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 का नम 2 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 14 गुणे 7 और 14 सत्ते 98, इसका उत्तर आ जाएगा 98, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी में। तो 98 इज राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर कहता है यदि दो परमेय संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापर्त जो है एलसीएफ लघुत्तम समापर्त के समान है तो वो निश्चित हैं। तो क्या है वो समान संख्याएं हैं। क्या है समान संख्याएं हैं। इसमें दोस्तों यदि किसी परमेय संख्याओं का मासा और लासा समान है तो वे संख्याएं निश्चित रूप से समान संख्याएं होंगी। जैसे 5 है और 5 10 है और 10 23 है, ये सभी संख्याएं हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये आपका डी वाला समान संख्याएं उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 80 नंबर। 80 कहता दिए गए व्यंजक का मान कितना है। तो ये व्यंजक दिया गया है 2√3 + 5√3 माइनस √12 दिया गया है। अब ये 2√3 + 5√3 माइनस ये 12 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 7√3, अर्थात 5 और 2 7 हो जाएगा। 7√3 माइनस 2 दूनी 4 3 12, इसको तोड़ लिया गया है। √12 को तोड़ लिया गया है, तो ये 2 बार निकल आया है, 2 गुणे 2√3। उसके बाद इसको अगर घटा लेंगे तो 5 में से 2 निकल जाएगा, 7 में से 2 निकलेगा तो 5√3 बच जाएगा। 5√3 जो दिया गया है ऑप्शन ये में दिया गया है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर कहता है कि 5 संख्याएं हैं जिसमें 12 है, 24, 35, 27, 17 एक सेट के रूप में दी गई हैं। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये डिटेल्स आपको दी गई हैं। अब 5 परमेय संख्याएं हैं। 5 में आपका 12 है, 24 है, 35 है, 27 और 17 है। और सेट की प्रत्येक संख्या को 3 से जोड़कर फिर 4 से गुणा करने पर तो इसमें सब सेट में 3 जो है जोड़ देते हैं। 12 + 3 गुणे 4, ये सेट अलग हो गया, 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 ये सेट अलग हो गया। अगर इसके मान को जोड़ें तो ये 12 3 15 हो गया, 15 चौको 60 हो गया। उसके बाद ये आपका आता है 24 + 3, 24 में 3 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। 27 गुणे 4, तो ये 7 चौका 28 हो जाएगा। ये 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। ये आपका जो हो जाएगा 108 हो जाएगा। इसी क्रम में अगर देखें तो आपका ये हो जाएगा 35 और 3 38, 38 गुणे 4 अगर देखेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा और 4 3 12 3 15 हो जाएगा, 152 आ गया। फिर है 27 3 30, 3 चौक 12 120 आ गया। उसके बाद 17 3 20 होता है, 20 चौक 80 होता है। ये मान आपके मिल गए। इनको क्या करते हैं जोड़ देते हैं और कुल संख्याओं से भाग कर देते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 60 और 60 108 इसमें जोड़ेंगे, 152 जोड़ेंगे, 120 जोड़ेंगे और 80 जोड़ेंगे। ये मान आपका जो आ जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा। और उसके बाद 7 7 5 12, 12 2 14, 14 26, 2 22 हो जाएगा। 22 और 2 1 3, 3 1 4, 1 5 हो जाएगा, 520 आ जाएगा। 520 को भाग करते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 से भाग कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 × 5 और ये हो जाएगा 5 चौक 20, यानी 104 कुल मिला के आंसर इसका मिल जाएगा 104। 104 जो है ऑप्शन मिलेगा। और 104 किस ऑप्शन में दिया गया है तो सवाल में आ जाते हैं। 104 का जो ऑप्शन दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो ये आपका 104 दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये है आपका 82 नंबर। 82 नंबर कहता है यह यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वो 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या होगी। तो जो व्यक्ति का सापेक्ष चाल है यानी कि 12 - 8 तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा वो वास्तविक दूरी तय करने में लगाएगा। अब 54/4 दिया गया है। 54 इसका क्या दिया गया है तो 54 की अगर बात करें तो ये आपका है कि वो जो है 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। तो अधिक चल सकेगा तो 54/4 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा 2 से इसको 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 यानी 27/2 घंटा हो जाएगा। अब दोस्तों व्यक्ति द्वारा दी गई जो वास्तविक दूरी है तो ये बराबर हो जाएगा प्रारंभिक चाल गुणे समय, अर्थात ये मान आ जाएगा 8 गुणे 27/2।
अब इसका जो हल होगा हमारा, दो होगा, दो कम दो चौकाठ यानी 27 × 4, 27 × 4 अगर करेंगे तो 4×7 = 28 और 4×2 = 8, 2 10, 108 इसका उत्तर मिल जाएगा। 108 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, 108 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन की कुल प्रतिशत कितने हैं, प्रतिशत बताना है। तो इसका एक सिंपल फार्मूला लगता है, ये एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, सवाल को हल कर लो। या दूसरे तरह भी लगाया जा सकता है। तो दूसरे तरह अगर बात करें तो वो भी लगाया जा सकता है। जैसे 50% अगर देखते हैं, 50% जो आपका हो जाएगा तो 50/100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो एक बार ये बढ़ जाता है 1/2, अर्थात 2 में 3 की वृद्धि हो गई, एक बढ़ गया। 44/100 अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 50 हो जाएगा, 11/25 हो जाएगा। तो 11/25 जब हो जाएगा आपका, तो ये 25 में से 11 घट जाएगा, यानी एक 25 हो जाएगा। 25 में से 11 जब घटेगा तो यहाँ घटा लेते हैं, 25 - 11 तो 4 हो गया, 14 हो गया। इसका गुणा कर दें, 25 दूना 50 हो जाएगा और ये 14 42 हो जाएगा। अब 50 में से 42, तो कुल मिला के 8 की कमी आ गई है, 8 की कमी आ गई है। कितने में? ये कमी आई है 50 में। और गुणे 100 कर देते हैं, 50 × 50 दूना 100, यानी 8 दूनी 16%, 16% की कमी आ जाएगी। ये आपका सवाल जो ऑप्शन बी में दिया गया है, इस तरह भी लगाया जाता है, 16% की कमी आ जाएगी। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को एक दूसरी तरह भी लगाया जा सकता है, जिसमें फार्मूला होता है आपका वेतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर होता है +-x +-y +-x गुणे y बटा 100 का फार्मूला होता है। इसमें दोस्तों 50 दिया है, 44 दिया है, 50% की वृद्धि हो रही है, 44% की कमी हो रही है। तो इसमें अगर बात किया जाए तो 50 - 44 और -44 गुणे 50 बटा 100 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये कुल मिला के 6 हो जाएगा और यहाँ से 0 0 हटा दिए गए, तो ये अगर 10 से गुणा करें 4.4 हो जाएगा और 4.4 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22 हो जाएगा, एक दशमलव लग जाएगा, 22 हो जाएगा। अर्थात 6 में से अगर 22 हम निकालते हैं तो 6 में से जब 22 निकलेगा तो माइनस ऑलरेडी लगेगा और 16 बचेगा। प्रतिशत के लिए प्रतिशत हो जाएगा, तो -16% की कमी आ जाएगी, और जो कि ये दिया गया है। तो इस सवाल को दोनों तरह से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।